अगर आप काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपने आईटीआई कोर्स नहीं किया है प्रॉब्लम नहीं है, आपने डिप्लोमा नहीं किया है प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कम से कम ये थ्योरी जान लेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। एचवीएसी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप कहीं पे भी एचवीएसी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपको काम आएंगे। तो इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। तो ये सारी वीडियोस आपको देखनी चाहिए। और मैं चिलर प्लांट के बारे में बनाता हूं, एयर कूल्ड चिलर के बारे में भी बनाता हूं, और थ्योरी भी बनाता हूं और प्रैक्टिकल भी बनाता हूं। ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। और जॉब से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूं। तो आप ने कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि चैनल को ओपन करना है और वीडियो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस लाइन से अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। उसको आप जो भी वीडियो थंबनेल पे जो आपको लिखा है वही चीज़ होगा, आप उसको देख सकते हैं, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो या जॉब से रिलेटेड हो, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। बस इतना करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इस चीज़ की ज़रूरत हो। ये सारी ट्रेनिंग्स आपको सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी, इसलिए हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं। चलिए मैं आज शुरू करता हूँ आपको बताना एचपीएससी इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताता हूं, तो ये नहीं कि सारे आएंगे, लेकिन इससे मैचिंग क्वेश्चन एंड आंसर आएंगे। मैं दूसरा भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 99% क्वेश्चन मैच करेंगे। और ये सारे जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ वो आप अगर काम करेंगे तो वहां पे भी आपको काम आएगा, और अगर आपको इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे भी काम आएगा। तो थ्योरी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपने आईटीआई कोर्स नहीं किया है प्रॉब्लम नहीं है, आपने डिप्लोमा नहीं किया है प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कम से कम ये थ्योरी जान लेंगे, आपको मालूम रहेगा, तो कहीं पे भी अगर आपसे कोई पूछेगा या इंटरव्यू देंगे या काम भी करेंगे तो आपको ये मालूम रहेगा, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आपको बहुत आसानी होगी काम करने में भी और नौकरी में भी। तो ये दोनों तरफ आपको फायदा है, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, कौन कौन सी मशीनें जो होती हैं वो सील्ड कंप्रेसर उनमें यूज किया जाता है। मैं आपको हिंदी में ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में भी बताना हिंदी में बताना थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है। तो हिंदी में ही बताता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन कौन सी मशीनों में सील्ड कंप्रेसर यूज किए जाते हैं, कौन कौन सी मशीनों में? दो तीन पॉइंट का आंसर दे देंगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। जैसे रेफ्रिजरेटर में सील टाइप कंप्रेसर यूज किया जाता है, वाटर कूलर में भी सील टाइप कंप्रेसर यूज किया जाता है, ज्यादातर ये डोमेस्टिक में यूज किया जाता है। और विंडो एसी में भी सील टाइप कंप्रेसर यूज किया जाता है, और स्प्लिट एसी में भी सील टाइप कंप्रेसर यूज किया जाता है। और मैं अपने तरफ से, अभी तो आईटीआई से मैंने होता है, अपने तरफ से ये बता दूं कि पैकेज एसी में भी सील टाइप कंप्रेसर यूज किया जाता है। वीआरवी वीआरएफ एसी में भी सील टाइप कंप्रेसर यूज किया जाता है। आप जानते होंगे वीआरएफ एसी भी आता है और वीआरवी एसी भी आता है। डाइकिन का वीआरवी आता है, और हमारा ओ जनरल और बाकी जो कंपनियों के हैं वो वीआरएफ आता है। तो ये दोनों का फंक्शन सेम होता है, लेकिन उनका अपना ये नाम है। वीआरवी मतलब वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, और वीआरएफ का मतलब वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। लेकिन दोनों बस सेम ही सिस्टम होता है। अगर आप किसी एक के बारे में भी सीख जाएंगे तो दोनों का काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे मोटे अलार्म्स आते हैं उसमें, तो अलार्म्स की डिटेल ऑलरेडी उसका पैनल होता है, उसको आप जब खोलेंगे तो उसके अंदर भी उसके सारे अलार्म कोड लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको कनेक्शन करना है, सारी डिटेल्स उस पर लिखी होती है। इतना वो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, पुराना हो जाने के बाद अगर कभी कोई फॉल्ट आएगा तो आपको वो एरर कोड देख के और उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये सारी चीज होती है। तो सील्ड कंप्रेसर दोस्तों बहुत सारी यूनिट में यूज किया जाता है। दोस्तों जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का लिस्ट मुझे बताइए जो कि सील्ड कंप्रेसर में यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो 4-5 कंपोनेंट्स पार्ट्स लगे होते हैं सील्ड टाइप कंप्रेसर में, इलेक्ट्रिक पार्ट्स, वो ये होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर सबसे पहले हो गया, वो कंप्रेसर के अंदर होता है, और रिले लगा होता है, ओवरलोड लगा होता है, और रनिंग कैपेसिटर, ये सब बाहर की चीजें हैं। तो रनिंग कैपेसिटर लगा होता है, ये सब इलेक्ट्रिक पार्ट्स है। और दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कभी भी रनिंग कैपेसिटर के साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर कभी कभी लगा रहेगा, और कभी कभी अकेला रनिंग कैपेसिटर लगा रहेगा, कभी कभी दोनों लगा होगा, स्टार्टिंग रनिंग और कभी कभी सिर्फ रनिंग लगा होगा। तो इसको यूज किया जाता है। कभी कभी कंपनी लगा के देती है स्टार्टिंग रनिंग दोनों कैपेसिटर, लेकिन कभी कभी कंपनी लगा के नहीं देती है, सिर्फ रनिंग लगा के देती है। तो कभी कंप्रेसर जाम वगैरह हो जाता है, तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर एडिशनल ऐड कर देते हैं, ताकि कंप्रेसर को स्टार्टिंग टाइम में झटका देके स्टार्ट कर दे, उसके बाद रनिंग कैपेसिटर से हमारा कंप्रेसर चलता रहे। तो इतने सारे ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स उसमें यूज होते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्यों डायरेक्ट करंट मोटर सील्ड कंप्रेसर में यूज नहीं किया जाता है। तो डायरेक्ट मोटर सील्ड कंप्रेसर में क्यों यूज नहीं किया जाता है,
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको ज़रूर जानना चाहिए कि सील्ड कंप्रेसर में डायरेक्ट करंट मोटर क्यों यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे डायरेक्ट करंट मोटर का मतलब कि हमने ये 2 तार लगाया और स्टार्ट किया और वो स्टार्ट हो गया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट मोटर। तो डायरेक्ट करंट मोटर क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, क्यों उसमें रिले लगाया जाता है, क्यों उसमें कैपेसिटर लगाया जाता है। आप कंप्रेसर चाहे स्प्लिट एसी का, विंडो एसी का, ये सब का कंप्रेसर आप देखते होंगे, तो उसमें क्यों इस तरीके से लगाया जाता है ताकि वो उस पर अगर फ्रिज का कंप्रेसर है तो उस पर रिले लगाया आपने, एसी का कंप्रेसर उसमें आपने रनिंग कैपेसिटर लगाया, स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया, आखिर क्यों लगाया जाता है, डायरेक्ट उसको सप्लाई क्यों नहीं दी जाती है। तो इसका बहुत ही आसान आंसर है, बहुत ही इजी आंसर है कि जैसे हम लोग किसी बाहर रखे हुए मोटर में कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो हम लोग इजीली चेंज कर लेते हैं, वो डायरेक्ट करंट मोटर होता है। बहुत ही आसानी से उसका ये कर देते हैं, वो करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, सब बहुत सारी चीज़ कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे सील्ड कंप्रेसर के अंदर जो मोटर है उसको हम लोग बार बार रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उसको डायरेक्ट करंट नहीं दिया जाता है। आप लोग इस तरीके से शॉर्ट में आंसर कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्रेसर का जो डोम है उस पर कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं। तो बहुत ही इसका आसान आंसर है, डोम के ऊपर जो हमारा टर्मिनल्स है वो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग आपने सुना होगा, जो कंप्रेसर के टर्मिनल जिसको बोला जाता है, तो कंप्रेसर के डोम के ऊपर वो टर्मिनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। कॉमन में आप जानते हैं कि उसके अंदर जो हमारा वायर, हम लोग जो वायरिंग करते हैं उसके अंदर में वायर कौन सा देते हैं, तो कॉमन के अंदर डायरेक्ट न्यूट्रल देते हैं, एग्जाम्पल। और रनिंग के अंदर हमारा कैपेसिटर से वायर आता है और जो हमारा स्टार्टिंग है वो भी कैपेसिटर से आता है। तो इस तरीके से उसको टर्मिनल जो होता है उस पर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का वायर्स होता है, ये आपने बताना है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि आप किसी को कैसे उसका स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं उस कंप्रेसर का। कोई आपसे पूछेगा कि उसकी उसकी जो कैपेसिटी है कंप्रेसर की क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, तो मैं बुक में तो बहुत सारी चीज़ें, ये पुराना बुक है तो मैं आपको अपने तरफ से ये चीज़ बता देता हूँ कि उसमें आप लोग LRA देख सकते हैं, उसमें आप लोग BTU देख सकते हैं, उसमें आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, आप उसमें किलो कैलोरी देख सकते हैं और उसको HP में देख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप उसको देख सकते हैं कि हाँ उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी ज़रूरत हो। और दोस्तों जल्दी ही मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।